हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए मैं 90 डेज का क्रैश कोर्स लेके आया हूँ और ये जीके का पहला क्लास है जिसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट है और कुछ कंसेप्ट को डील करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न होगा, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस जो है जनरल अवेयरनेस, उसमें क्या करंट इवेंट भी पूछा जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स, प्लेस, मैंने सब 10th लेवल का जो सीबीएसई का है वही आपका साइंस का पूछा जाएगा। मैंने सिंपल हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, यही सब आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस सब आपको। तो क्या करना है कि हम सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम सिलेबस को उस तरह नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज कुछ कुछ कंसेप्ट को आपके सामने लाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम कंसेप्ट को भी डील करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए CBT 1 में क्या है, तो CBT 1 में जो है, अब जीएस देखते हैं तो जीएस कितना आएगा, 40 आएगा। 40 क्वेश्चन जीएस का आएगा और 40 मार्क्स का रहेगा। अब वही देखिए CBT 2 में, तो CBT 2 में 50 क्वेश्चन आएगा, यानी कि हमको 90 क्वेश्चन का एनटीपीसी में तैयारी करना है। 90 क्वेश्चन का एनटीपीसी में जीएस का हमको 90 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। अब ग्रुप डी का बात करते हैं तो ग्रुप डी में भी सिलेबस तो जीएस का सिलेबस सेम ही है। इसमें क्या होता है, CBT 1 होता है, इसमें सिर्फ CBT 1 ही होता है, और इसमें उसके बाद फिजिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल के साथ आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ग्रुप डी में सिलेबस क्या है देखिए, जनरल साइंस है इसमें अलग से, और ग्रुप डी में जनरल अवेयरनेस दिया था, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। मतलब ग्रुप डी में क्या है कि आपका जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब बहुत कम ही आएगा। आपको जनरल साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, जो 10th CBSE के बेस पे होगा सिलेबस के हिसाब से। तो सिलेबस देखिए, इसमें क्या है, जनरल साइंस आपको 25 पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, टोटल आपको। तो देखिए हम कितना का तैयारी करेंगे, तो पहला तो जो CBT 1 होगा उसमें 40 जी का जनरल अवेयरनेस हो गया, फिर CBT 2 में 50 और इधर आपका 45, मतलब टोटल आपको इतना क्वेश्चन की आपको टारगेट लेके चलना है, 90 यानी कि 135 क्वेश्चन। तो 135 क्वेश्चन के लिए आपको तैयारी करना है। जो ये लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, एकदम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, कुछ कुछ कंसेप्ट भी आएंगे बीच बीच में, और आपको सभी को अच्छे से पैरेलल लेके चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आज हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। सार्क क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, माने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, 1985 में, और कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। तो सार्क के बारे में आपको क्या पता रखना है, इसका जो पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इसका जो स्थापना हुआ था 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आप देखिए, बांग्लादेश का जो करेंसी है टाका। ठीक है, बांग्लादेश का करेंसी टाका है। ठीक है, और ढाका क्या बांग्लादेश का कैपिटल है, मैंने राजधानी, और काठमांडू जो है, काठमांडू नेपाल का, नेपाल की राजधानी है। या तो कैपिटल भी बोल, इंग्लिश में कैपिटल बोलेंगे और हिंदी में राजधानी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कितने मेंबर है, 8 मेंबर है। 8 मेंबर इसमें, सार्क में कितने मेंबर है, 8 मेंबर है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे देगा 4 और एक इसमें से नहीं रहेगा, तो आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा सार्क का मेंबर नहीं है। तो इसके लिए आप ट्रिक बताते हैं। ठीक है, AMBBSPIN, ये ट्रिक है। ए से क्या, अफगानिस्तान, एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। तो AMBBS पिन आपको याद रखना, सार्क का 8 कंट्री, 8 मेंबर जो है कंट्री, 8 मेंबर कितना, 8 कंट्री। तो AMBBS पिन आपको ट्रिक याद रखना है, तो आप आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और जो सार्क का टोटल सबमिट हुआ है अभी तक, सार्क के सम्मेलन कुल कितने हुए, टोटल अभी तक कुल 19 सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो
तो पहला समिट जो हुआ था, आपको याद रखना, पहला समिट मतलब पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था, ठीक है। और 19वां जो है 19वां समिट 19वीं शिखर सम्मेलन 2012 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। तो आपको याद रखना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, भारत में अब तक सार्क के 3 सम्मेलन हो चुके हैं। तो पहला कब हुआ था? तो पहला तो आपको पता रखना है कि फर्स्ट समिट 1985 में बांग्लादेश में हुआ था, और जो लास्ट है 19वां वो कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद पाकिस्तान में 2016 में। अब पता करते, इसमें दिया कि भारत में अभी तक 3 बार ये सार्क समिट हो चुका है। तो पहला समिट जो हुआ था, पहला सम्मेलन 1986 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। और 8वां समिट जो हुआ था 1995 में नई दिल्ली में हुआ था। 8वां सम्मेलन जो हुआ था 1995 में नई दिल्ली में हुआ था। और 14वां सम्मेलन जो हुआ था 2007 में नई दिल्ली में हुआ था। तो आपको सार्क से क्या क्या याद रखना, देखिए पूरा डिटेल में वो रिवाइज कर देते हैं कि सार्क से आपको क्या क्या याद रखना है। तो सार्क से पहला पॉइंट आपको क्या है कि सार्क का जो है, सार्क का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम पता करना है। सार्क का स्थापना कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और उसमें कितने मेंबर कंट्री है? 8 है, ये आपको याद रखना है। टोटल अभी तक कितना सबमिट हुआ है? तो 19 सबमिट हुआ है। सम्मेलन कितना सम्मेलन हुआ है? तो 19 हुआ है। पहला कब हुआ है और लास्ट कब हुआ है? और इंडिया में अभी तक 3 बार सम्मेलन हो चुका है। तो ये सब आपको, इतना जानकारी आपको रखना है सार्क के बारे में, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बात करेंगे? फैक्ट अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट्स बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहले इंग्लिश में देखते हैं फिर हिंदी में देखेंगे। व्हेन वाज बोर्न महात्मा गांधी, मैंने महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है। और उसका पूरा नाम क्या है महात्मा गांधी का? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और व्हाट इज द मदर नेम? उसकी माँ का नाम क्या था? पुतलीबाई। और उसकी वाइफ का क्या नाम था? कस्तूरबा। तो महात्मा गांधी का वाइफ का क्या नाम है? पत्नी का? कस्तूरबा। और विच बुक वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने कौन सा बुक लिखे थे? तो महात्मा गांधी जो थे वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड हिंद स्वराज, ये 2 बुक लिखे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम आपको याद रखना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड हिंद स्वराज, ठीक है। तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? एंटी लेप्रोसी डे। एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है, मतलब शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, शहीद दिवस, ठीक है। शहीद दिवस मनाया जाता है। और जो महात्मा गांधी का है ये क्या है? गुजराती लैंग्वेज में है, ठीक है। जो माई एक्सपेरिमेंट विथ जो है कि महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी हो, जो गुजराती लैंग्वेज में है, ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। और 2 अक्टूबर को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर में हुआ। और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी? कस्तूरबा। और गांधी जी ने किस पुस्तक को लिखा था? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी और हिंद स्वराज, ये 2 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये 2 पुस्तक लिखे थे गांधी जी ने। चलिए आगे चलते हैं। वेयर वाज स्पेंड टाइम बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग, देखिए अब 1893 से लेके 1914 तक गांधी जी कहाँ पर बिताए थे, टाइम स्पेंड किए थे? तो साउथ अफ्रीका में किए थे, ठीक है। उसके बाद व्हेन वाज द सॉल्ट मार्च स्टार्ट? सॉल्ट मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था। वेयर इज द सिचुएटेड साबरमती आश्रम? साबरमती आश्रम कहाँ है? तो साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद, गुजरात में है, ठीक है। और सॉल्ट मार्च को एक नाम से जाना जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था। व्हेन डिड गांधी डाई? गांधी जी का निर्धन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निर्धन हुआ था। फर्स्ट सत्याग्रह एक्सपेरिमेंटल ऑफ हिज लाइफ, पहला एक्सपेरिमेंटल लाइफ कब था? 1906 में इन साउथ अफ्रीका, और प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द एशियाटिक ऑर्डिनेंस। व्हेन एंड वेयर वाज फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया? सबसे पहले फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में कब हुआ था? 1917 एट चंपारण, बिहार। इसको हिंदी में देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1893 से 1914 के दौरान समय कहाँ बिताया था? तो दक्षिण अफ्रीका में बिताया था, ठीक है। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। और साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली के बिरला भवन में हुई थी, ठीक है।
और अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया, कब किया था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में, रंगभेद के खिलाफ। ठीक है, मैंने गोरे काले का भेद के कारण। ठीक है, और देखिए भारत में पहला सत्याग्रह कब और कहाँ शुरू हुआ था। आप पूछेगा भारत में पहला सत्याग्रह कब शुरू हुआ। अब जब मान लीजिए कि वो उसके जीवन में पहला सत्याग्रह शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका में 1906 में हुआ, लेकिन भारत में बात करेगा तो चंपारण में 1917 में हुआ था। ठीक है, बिहार में। ठीक है, अब ब्लड यानी कि रक्त के बारे में कुछ जानकारी आपको बताते हैं। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मैंने रक्त एक तरल संयोजी उत्तक उत्तक है। ठीक है, मैंने एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी उत्तक है। और देयर इज एन एवरेज ऑफ 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी एंड फीमेल कंटेन हाफ लीटर ऑफ ब्लड लेस इन कंपेरिजन टू मैन। इसका मतलब क्या, देखिए मानव शरीर में कितना जो 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं, लेकिन पुरुष के मामले में, पुरुष के मुकाबले जो महिलाओं का होता है उससे आधा लीटर कम होता है, यानी कि आधा लीटर रक्त कम होता है। ठीक है, और जो ब्लड होता है इट्स नेचर इज बेस, मतलब उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, मतलब बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है बेस होता है, इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। तो अगर 7 से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलते हैं बेसिक, यानी कि क्षारीय होती है, मतलब बेसिक इन नेचर बोलते हैं, बेसिक। ठीक है, तो पीएच का जो वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4, और जो मनुष्य आदमी होते हैं पुरुषों में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और फीमेल में जो होता है आधा लीटर कम होता है कंपेयर टू, मतलब पुरुषों के मामले में महिला में आधा लीटर कम होता है। इतना जानकारी आपको ब्लड के रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ब्लड को डिवाइड किया गया 2 भाग में। ठीक है, एक को प्लाज्मा बोलते हैं और एक को रक्त रुधिराणु यानी कि प्लाज्मा बोलते हैं, और ब्लड क्रॉप्सल को बोलते हैं रक्त रुधिराणु। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? दिस इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इन विच 60% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा क्या है? एक ब्लड का पार्ट है जिसमें क्या 60% जो होता है वो ब्लड में प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? यह रक्त का तरल हिस्सा होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और जिसमें रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। तो रक्त में जो होता है वो 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? शरीर में एक भाग से दूसरे भाग के लिए सभी सामग्री का परिवहन करना, जैसे भोजन, हार्मोन इत्यादि। तो यही काम रहता है प्लाज्मा का। ठीक है, भोजन और हार्मोन, मैंने एक जगह से दूसरी जगह सामग्री को परिवहन करना, मैंने पहुंचाना। ठीक है, ट्रांसफर करना। ठीक है, ब्लड क्रॉप्सल, अब दोनों देखते हैं। ब्लड क्रॉप्सल रिमेनिंग 40% पार्ट ऑफ ब्लड इज ब्लड क्रॉप्सल। देखिए जो ब्लड है, तो ब्लड में क्या है कि 60% तो प्लाज्मा है और 40% क्या है? ब्लड क्रॉप्सल, मतलब रक्त रुधिराणु। ठीक है, तो ब्लड क्रॉप्सल का भी 3 पार्ट होता है, एक रेड ब्लड सेल मैंने आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। रक्त का शेष 40% भाग रक्त रुधिराणु है और यह 3 भागों में विभाजित है। पहला क्या आता है? लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट। तो 3 भाग इसका होता है। चलिए आगे चलते हैं। आप आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी क्या है? आरबीसी इज फॉर्म्ड इन ए बोन मेरो बट एन एम्ब्रियोनिक स्टेज इट इज फॉर्मेशन इन लीवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीवर। और इसका जो लाइफ स्पेन होता है, पूछा जाता है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या है। मैंने आरबीसी का देखिए, पहला देखिए आरबीसी अस्थित मज्जा में बनता है, लेकिन गर्भावस्था में उसका निर्माण आकृति में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था में कहाँ जो आरबीसी का होता है, आरबीसी का कहाँ होता है? आकृति निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि लीवर में। दूसरा बात है कि उसका जो वह 100 से 120 दिनों का जीवन काल है, मतलब आरबीसी का जो जीवन काल है 100 से 120 दिन का उसका काल है। इट डिस्ट्रॉय इन लीवर एंड स्प्लीन एंड हेंस स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी। इसका मतलब क्या? यह आकृति और पिलिया में नष्ट हो जाता है, और हंस स्पेलिन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, यानी कि हंस स्पेलिन को बोलते हैं आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिन जो होता है ना, ग्रेव ऑफ आरबीसी बोला जाता है, मतलब
कब्र कहा जाता है किसको? हंस स्पेलिन को। और इनमें हेमोग्लोबिन होता है जिससे रक्त लाल होता है। मैंने इसमें क्या होता है कि हेमोग्लोबिन, इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन ड्यू टू विच कलर ऑफ ब्लड रेड। कलर रेड ब्लड जो होता है लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है, इसीलिए भी पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए कि आरबीसी का मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना है? 100 से 120 दिन, ठीक है। और अगर गर्भावस्था में, ठीक है, गर्भावस्था में ये कहाँ कहाँ होता है? लीवर में, ठीक है। और ये ब्लड का जो कलर लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ठीक है। इतना जानकारी आपको रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लड से, ठीक है। आप देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी मतलब दूसरा पार्ट है। डब्ल्यूबीसी को हिंदी में क्या बोलते थे? डब्ल्यूबीसी को हिंदी में बोलते हैं श्वेत श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है? ये सबसे फाइट करने की क्षमता, मैंने ये इसको बोलते हैं जैसे पुलिसमैन होता है उसको बोल सकते हैं, तो फाइटर की तरह काम करता है। मैंने इस सभी से लड़ सकता है अंदर में। और इसमें कोई हेमोग्लोबिन नहीं होता है। इसका जो लाइफ स्पेन होता है, मैंने इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। अगर कोई पूछे कि आरबीसी मतलब और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 6:1 होता है, ठीक है। मतलब लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं का जो रेशियो होता है 6:1 होता है। और इसका जो डब्ल्यूबीसी में कोई हेमोग्लोबिन नहीं रहता है। और प्लेटलेट क्या होता है कि मैंने ब्लड मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब क्या होता है? मैंने रक्त का जमना, अगर रक्त जम जाता है उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। जैसे विटामिन बी की कमी के कारण, अगर विटामिन बी का कमी होगा तो आपका खून जो है जम जाएगा, उसी को प्लेटलेट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कि जो मैं सेशन लेके आया था, पहला क्लास था जीके का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसमें आज क्या क्या डिस्कस किए। एक तो पहले सार्क के बारे में डिस्कस किए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा ब्लड के बारे में डिस्कस किए, सार्क ब्लड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर महात्मा गांधी जी के बारे में, बापू के बारे में डिस्कस किए। तो 3 चीज़ आपके सामने डिस्कस किए। इसी तरह कर करके मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा और बीच बीच में क्वेश्चन भी लाऊंगा। जैसे कुछ टॉपिक ले आया, फिर कुछ कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले आया, तो इससे क्या होगा? आपका सब कुछ साथ में पैरेलली चलेगा और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। देखिए, मैं मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर का मैंने एनटीपीसी और ग्रुप डी के पूरा टारगेट करते हुए मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप अगर अच्छे से इस लेक्चर को देखेंगे तो आप जरूर बहुत कुछ सीखेंगे। 2-4 क्लास करके देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मत देखिए, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि देखना ही पड़ेगा। अगर आपको जहाँ अच्छा लग रहा है वहीं देखिए, ठीक है। लेकिन आप क्वालिफाई जरूर कीजिए और कंसेप्ट को सीखिए। और आप इस बार आपको रेलवे का एग्ज़ाम निकाल के छोड़ना, रेलवे अब इस बार नहीं जाने देना, क्योंकि अब 4-5 साल बाद वैकेंसी आने वाला है। उससे पहले वैकेंसी का उम्मीद भी ना करें। यही आप लोग के पास लास्ट मौका है रेलवे में जॉब लेने के लिए। इसीलिए आप एनटीपीसी भी है, ग्रुप डी भी है, दोनों क्वालिफाई कीजिए, एक नहीं दोनों कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।